Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशनल थ्योरीज कौन सी हैं, कौन उनके फाउंडर हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, सो कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प्स टू अचीव योर गोल. इट इज़ द ड्राइव दैट पुश यू टू वर्क हार्ड. जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए. इट इज़ द ड्राइव दैट पुश यू टू वर्क हार्ड. मोटिवेशन एक इस तरीके की जो है पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है कि आप जो है हार्ड वर्क करो और अपने गोल को अचीव करो. इट इज़ द एनर्जी दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे. कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ से डिसअपॉइंट होते हैं, होपलेस होते हैं, तो वहाँ पर मोटिवेशन काम करता है कि आप दोबारा से क्या करो, उस काम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, दोबारा उस काम को करो, हार्ड वर्क करो, अपने गोल को अचीव करो. सो ये क्या था? मोटिवेशन, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कराता है. अब मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसी तरीके की थ्योरी है और वहाँ पर मोटिवेशन का क्या फ़ायदा है, कैसे वर्क करता है, वो पढ़ना है. कंटेंट थ्योरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें 4 तरीके की थ्योरी आती हैं. मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग मोटिवेटर, हाइजीन थ्योरी, अल्डरफर ERG थ्योरी, मैक्लेलन 3 नीड्स थ्योरी. अब इसमें जो मेन है वो है कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी थी? वो अब्राहम मास्लो ने दी थी. सेकेंड वाले में गिवन है हाइजीन थ्योरी किसने दी थी? हर्जबर्ग ने दी थी. थर्ड ERG थ्योरी किसने दी थी? अल्डरफर ने दी थी. मैक्लेलन ने कौन सी थ्योरी दी थी? 3 नीड थ्योरी दी थी. ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है या बीच से कोई पॉइंट उठा के पूछ ले जाता है कि किस थ्योरी में बोला गया था. सो नेक्स्ट भी है अभी प्रोसेस थ्योरी. इसमें कौन सी 4 थ्योरी आती हैं? एडम्स इक्विटी थ्योरी, सेकेंड विक्टर वूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रीएनफोर्समेंट थ्योरी. इन सभी को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्लो थ्योरी. वी ईच हैव अ हायरार्की ऑफ नीड्स दैट रेंज फ्रॉम लोअर टू हायर. हम सबके साथ क्या होता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो लोअर टू हायर मूव करती हैं. एज लोअर नीड्स आर फुलफिल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर अदर हायर नीड्स टू एमर्ज. अब जो मास्लो उन्होंने क्या बोला था कि सबकी जो हैं कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो लोअर टू हायर मूव करती हैं. अगर आपकी जो लोअर लेवल वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो आप जो है ऊपर वाली नीड्स की तरफ मूव करते हो. मास्लो थ्योरी मेंटेन दैट अ पर्सन डज नॉट फील अ हायर नीड अंटिल द नीड्स ऑफ द करंट लेवल हैव बीन सेटिस्फाइड. अब मास्लो थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी लोअर लेवल वाली नीड फुलफ़िल नहीं हुई है तो आप जो है हायर वाली नीड की तरफ जो है मूव नहीं करोगे, उसके लिए जो है डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, उसके लिए मोटिवेट नहीं होगे. पहले आपकी बेसिक जो फर्स्ट वाली नीड है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, सेकंड वाली होनी चाहिए, थर्ड वाली होनी चाहिए. मीन्स उन्होंने जो एक तरीके से कर्म बताया है वो उसी में होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने एक पिरामिड दिया था जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स. अब फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा? जैसे बेसिक नीड होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान या फिर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये किस में आ जाएंगी? बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाएंगी, जिनको सबसे पहले कोई बंदा पूरा करना चाहता है. अब सेकंड पर क्या आएगा? सेफ्टी नीड्स. अब सेफ्टी नीड्स में क्या आएगा? ये बेसिक नीड आपकी पूरी हो चुकी हैं, अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सिक्योर हो, आपके पास पर्सनल सिक्योरिटी हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ये सेफ्टी नीड्स में आएगा. अब ये भी चीज़, दोनों नीड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं, तब आप थर्ड पर मूव करोगे, सोशल नीड्स. अब आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा, आपके फ्रेंड्स बने, सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे हों, फैमिली अच्छी हो, ये क्या आएगा? सोशल नीड्स में आएगा. अब फोर्थ आती हैं एस्टीम नीड्स. अब एस्टीम नीड्स क्या कहती हैं कि अब आपकी 3 नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं. आप क्या चाहते हो? सोसाइटी में आपकी एक पहचान बने, लोग आपको पहचाने, आपका अच्छा स्टेटस हो, रिकॉग्नाइज करें आपके काम को, आपको अचीवमेंट मिले, ये आता है एस्टीम नीड्स में. अब फिफ्थ जो है सबसे टॉप मोस्ट होती है ये नीड. ये क्या कहती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसमें आप वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करो. आपकी जो है सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, अब आप पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो. जो आप लाइफ में पहले करना चाहते थे, किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाए तो अब उस काम को आप कंटिन्यू कर पाओ. मीन्स जो आप अभी एक्चुअल में लाइफ में करना चाहते थे लेकिन वो नीड अगर आपकी कभी रह गई थी फुलफिल होना, तो उसको अब आप पूरा कर पाओ. ये किस में आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में. अब जो है अगर हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं
बिजनेस में तो कैसे रहेगी वो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन कैसे काम करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोवाइड एम्पल ब्रेक्स फॉर लंच। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगा कि आपको अच्छा लंच ब्रेक मिले, आपको सैलरी अच्छी मिले, सभी वर्कर मतलब सभी आपको एसेंशियल जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको चाहिए ख़रीदने के लिए इतनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए वहाँ पर। ये आपकी फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन में आएगा। अब सेकंड क्या है, सेफ्टी नीड्स मोटिवेशन क्या होगा। अब सेफ्टी नीड्स मोटिवेशन होगा कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो सेफ़ हो। आप जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो किसी कंपनी वगैरह में, तो वहाँ जो है आपको सेफ्टी मिले, एक्सीडेंट्स के चांसेस ना हो, आपको वहाँ पर सेफ जो है जॉब मिले, रिलेटिव जॉब सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले, थ्रेट्स फ्रॉम थ्रेट्स, आपको आज़ादी मिले, आपको कोई डर ना हो, एक तरीके से सेफ्टी वहाँ पर आपको मिले। ये जो है आपको मोटिवेट करेगा। अब थर्ड क्या है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी होगी कि आपको जनरेट अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। सब लोग आपको वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, सबका आपके साथ बिहेवियर अच्छा है, आप एक टीम में जो काम कर रहे हो तो वहाँ उस टीम में आपकी पहचान है, रीएनफोर्स किया जाता है आपको। रीएनफोर्स मीन्स काम अच्छा कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिले। सो ये क्या आएगा, सोशल नीड्स में आएगा। अब फोर्थ क्या है, एस्टीम मोटिवेटर। अब एस्टीम मोटिवेटर क्या होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, रिकॉग्नाइज अचीवमेंट। अगर आपने कोई अच्छी अचीवमेंट की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। असाइन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को करने के लिए असाइन किया जाए। प्रोवाइड स्टेटस टू मेक एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड, आपको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाए, आपको ये फील कराया जाए कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए। तो ये किस में आएगा आपका, एस्टीम मोटिवेटर्स में। अब फिफ्थ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन। ऑफर चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क। आपकी 4 नीड्स फुलफिल हो गई हैं तो आप किस पर मूव करोगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप क्या चाहते हो कि आपको चैलेंजिंग वर्क मिले ताकि आप खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ कर पाओ। वर्क असाइनमेंट विच इनेबल इनोवेशन, जिससे आप क्या कर पाओ, कुछ नया इनोवेट कर पाओ, आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म गोल, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल कर पाओ। ये आपका किस में आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेटर्स में आता है। अब ये जो है अब्राहम मास्लो ने एक मेन पॉइंट क्या बोला था कि अगर आपकी जो एक नीड है एक टाइम पर वही आपको मोटिवेट करेगी, दूसरी वाली आपको मोटिवेट नहीं करेगी। और अगर आपकी 1 2 3 ये 3 लेवल की नीड अगर मोटिवेट हो चुकी हैं, आप फोर्थ वाली नीड की तरफ हो, तो आपको बाकी की जो फर्स्ट की 3 हैं वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। मतलब आप क्या चाहते हो कि आपका स्टेटस अच्छा हो, लोग आपको जाने पहचाने, और उस टाइम अगर आपको ये रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड्स वाली चीज़ें देकर आपको मोटिवेट करना चाहता है तो आप उस चीज़ से मोटिवेट नहीं होगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए, जो बाकी की 2 नीड्स हैं वो आपको फुलफिल करनी है। सो ये अब्राहम मास्लो ने बोला था कि जैसे मैंने बोला है 1 2 3 4 5 वो इसी लेवल में चलती हैं, लोअर टू अपर चलती हैं, वो टॉप टू डाउन नहीं आती हैं। अब सेकंड जो थ्योरी है वो हर्जबर्ग की ने दी थी। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, एच हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, ऐसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हाइजीन थ्योरी के फाउंडर कौन है, हर्जबर्ग हैं। या फिर ऐसे भी पूछा गया है 2 फैक्टर थ्योरी किसकी है, हर्जबर्ग की है। सो पढ़ते हैं कि 2 फैक्टर थ्योरी में क्या बोला। अब फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या बोला, परफॉर्म स्टडीज टू डिटरमाइन विच फैक्टर्स इन एन एम्प्लॉयज़ वर्क एनवायरनमेंट कोज्ड सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। अब जब हर्जबर्ग ने एक तरीके से डिटरमाइन किया इस चीज़ को कि एक एम्प्लॉय में 2 तरीके के फैक्टर काम कर रहे होते हैं, कैसे, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं और सेटिस्फाई नहीं करते हैं या डिससेटिस्फाई करते हैं वे फैक्टर्स। उन्होंने ये बात अपनी जो है मोटिवेशन टू वर्क बुक में 1959 में बोली थी। एंड मोटिवेटिंग फैक्टर उन्होंने क्या बताए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये क्या हैं आपके मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। हाइजीन फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं, देखिए जिनकी प्रेजेंस आप पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल रही है, बस ये है कि आप अपना काम अच्छे से कर लो। लेकिन अगर ये एब्सेंट हैं,
तो आप क्या हो जाओगे, डिससेटिस्फाई हो जाओगे उसके लिए। तो ये हैं हाइजीन फैक्टर्स। और इनमें क्या आता है, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप वर्सेस बॉस विद बॉस, वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, रिलेशनशिप विद पीयर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो। अब हाइजीन फैक्टर ये देखिए कि अगर आपके रिलेशनशिप बॉस के साथ अच्छे नहीं हैं या जहाँ आप काम कर रहे हो उन पीयर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। सो इनकी जो एब्सेंट है वो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फाई कर देगी। लेकिन अगर ये फैक्टर अच्छे हैं तो आप जो है अपने काम को प्रॉपरली करोगे। ये फैक्टर इन्होंने बताए थे हर्जबर्ग ने। और एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया था कि हाइजीन फैक्टर इनमें से कौन से नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा एक हाइजीन फैक्टर नहीं है। एक रॉन्ग ऑप्शन दिया और बाकी सभी जो है करेक्ट होते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब अगर हम इसको नेक्स्ट अप्लाई करके देखते हैं बिजनेस में कि जो हाइजीन फैक्टर हैं ये थ्योरी कैसे काम करती है। तो हर्जबर्ग ने क्या बोला था कि पहले तो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को ऐसा काम दो जिससे उनका एबिलिटी है जो काम करने की वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो पाए। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है काम करने की तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठीक उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अब उन्होंने ये भी बोला हर्जबर्ग ने कि अगर कोई जॉब ऐसी है कि एक एम्प्लॉइज़ की एबिलिटी अच्छी हैं लेकिन जो है वो काम फिर भी नहीं कर रहा है तो वहाँ पर क्या कमी हो सकती है, मोटिवेशन की कमी हो सकती है। या तो आप क्या करो, वहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को लेके आओ, उसको रिप्लेस करो, या फिर हम क्या करेंगे कि उसकी बजाय हम जिस बंदे में एबिलिटी है काम करने की लेकिन वो अपनी फुल एबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हम जो है उसकी एबिलिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। अगर अब्राहम मास्लो वाले की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि एक टाइम पर एक ही जो नीड है वो आपको मोटिवेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये गलत बोला था कि एक टाइम पर एक ही नीड आपको मोटिवेट करेगी। उनकी जो है ये एक लिमिटेशन थी थ्योरी की। और हर्जबर्ग की थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, इन्होंने बोला कि दो तरीके के फैक्टर होते हैं जो आपको सेटिस्फाई करते हैं, एक तरीके के डिससेटिस्फाई करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंडिविजुअल पर्सन ऐसा सोचता हो, सबकी जो वांट्स हैं, नीड्स हैं वो सेम तो नहीं होती है ना। सो होमोजीनियस ग्रुप है, उनकी जो वांट्स और नीड्स हैं वो अलग हो सकती हैं, तो ये सब पर तो अप्लाई नहीं होगी ये थ्योरी। अब सम फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके कंट्रोल में हो और कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो। तो ये क्या था, लिमिटेशन थी हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी की, जो उन्होंने बोला हाइजीन फैक्टर थ्योरी। अब नेक्स्ट क्या है, इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जो है इंडिविजुअल कंपेयर देयर जॉब इनपुट। इक्विटी थ्योरी में क्या होता है कि हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरों से अपनी जो जॉब है या हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करके देखते हैं। और अगर हमें कहीं कोई कमी नज़र आती है, इनइक्विटी नज़र आती है तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उसको एलिमिनेट करने की। अब यहाँ पर क्या आएगा कि जो एडम्स की सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इक्विटी थ्योरी दी किसने थी, एडम्स ने दी थी। इसको एडम्स इक्विटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये काम कैसे करती है, अब एडम्स इक्विटी थ्योरी कहती है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ये चाहता है कि जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ वैसा मेरे को आउटपुट मिले। जैसे व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब। अब जॉब का एग्जांपल लेने से पहले अगर आप खुद का एग्जांपल लो तो व्हाट यू पुट इनटू योर जॉब। आप अपनी जो है अभी जो आप कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो, आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ रहे हो, अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने फैमिली इवेंट्स को या जो भी कुछ आप सेक्रीफाइस तो कर रहे हो ना, दिन रात पढ़ रहे हो। तो आप क्या चाहते हो बदले में, आउटपुट कैसा रहे, आपका नेट JRF क्वालिफाई हो जाए, आपका PhD में सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप जो है आपको जॉब मिल जाए। तो इस इनपुट के बदले जो आज के टाइम में आप अपनी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके बदले में आउटपुट क्या चाहते हो, जो आपके पर्सनल गोल आपने सेट किए हुए हैं कि आप जो है क्वालिफाई कर जाओ और एक अच्छी जॉब मिले आपको। सो अगर हम कंपनी के तौर पर देखें, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है कंपनी में काम कर रहा है तो वो क्या सोचेगा, व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब। मैं अपनी जॉब को क्या दे रहा हूँ, टाइम, एफर्ट, एबिलिटी, लॉयल्टी, टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, रिलायबिलिटी, हर्ट एंड सोल, पर्सनल सेक्रीफाइस, ये सब देता है एक इंडिविजुअल पर्सन जॉब में। अब वो आउटपुट में क्या चाहता है, व्हाट आई गेट फ्रॉम माई जॉब, पे, बोनस, पर्क्स,
बेनिफिट, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेप्यूटेशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन्जॉयमेंट। तो बदले में क्या चाहता है, उसको अच्छी सैलरी मिले, बोनस मिले, परक्विजिट्स मिले, बेनिफिट मिले, सिक्योरिटी मिले, उसकी अच्छी पहचान बने, ये सब वो बदले में चाहता है। तो एडम्स इक्विटी थ्योरी का क्या मानना था, अगर आप अच्छा इनपुट दे रहे हो तो आप क्या चाहते हो, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि आपको उतना ही अच्छा आउटपुट मिले। अगर आज के टाइम में आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको जो है जॉब लेनी है, जॉब अच्छी करनी है, आप अच्छी पोजीशन पाना चाहते हो, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। ये थ्योरी थी इक्विटी की। अब नेक्स्ट वन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है, एक तरीके से हम जो अंदाज़ा अनुमान लगाते या चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो किसने दी थी, विक्टर व्रूम ने दी थी। जो हम एक्सपेक्ट करते, जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए हमारे लिए, तो इन्होंने क्या बोला था, द स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंडेंसी टू एक्ट एंड इन अ सर्टेन वे डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सपेक्टेशन दैट द एक्ट विल बी followed by a given outcome and on the attractiveness of the outcome to the individual। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एफर्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड थ्योरी क्या है। अब इन्होंने क्या बोला कि इसमें एक रिलेशनशिप में इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फुल एफर्ट्स लगा रहे हो कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, लेकिन उसके लिए अगर आप अभी एफर्ट्स कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। परफॉर्मेंस अच्छी होने का मतलब है, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी की है, आप 100 में से 70-80% स्कोर कर रहे हो अभी, अगर अभी एग्ज़ाम से पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी कि आप एग्ज़ाम में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अब जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में भी अच्छी रही, उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आपको जेआरएफ मिलेगा। अब जेआरएफ नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पर्सनल गोल कैसे फुलफ़िल होंगे, या तो आप पीएचडी करना चाहोगे या फिर आप जॉब करना चाहोगे। अगर ऐसा होता है तो वो आपके पर्सनल गोल को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फुलफ़िल करेगा। यही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि एक इंडिविजुअल जो अपने एफर्ट लगाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो उसके पर्सनल गोल फुलफ़िल हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है, एफर्ट किसको लीड करेंगे, परफॉर्मेंस रिलेशनशिप को, और परफॉर्मेंस किसको लीड करेगी, रिवॉर्ड रिलेशनशिप को, और रिवॉर्ड किसको लीड करेंगे, पर्सनल गोल आपके फुलफिल हो जाए। अब ये थ्योरी दी किसने थी, विक्टर व्रूम ने दी थी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में मेन बात क्या है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस हो, परफॉर्मेंस से आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले, और रिवॉर्ड मिलने से जो है आपको पर्सनल गोल फुलफिल हो जाए। ये था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन। अब क्या है, नेक्स्ट है मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। अब ये क्या कहती है, मैक्लीलैंड ने जो है 3 तरीके की मोटिवेटर फैक्टर बताए थे, जिसमें एक आता है अचीवमेंट, एक होता है एफिलिएशन, एक होता है पावर। मतलब इन 3 तरीके के पर्सन उन्होंने बोला था होते हैं। अचीवमेंट वाले क्या चाहते हैं कि उनको जो है ना रिकॉग्निशन मिले, उनका स्टेटस अच्छा हो, वो काम अच्छा करे, लोग उनको जाने पहचाने। एफिलिएशन वाले क्या चाहते हैं कि वो जो है सोसाइटी के साथ मिलकर चले, एक ग्रुप में रहें, और जो है अनसर्टेनिटी वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इस तरीके के। और पावर वाले कैसे होते हैं, जो ये चाहते हैं कि सब जो है उसके कंट्रोल में रहें, जैसा वो चाहता है चीज़ें वैसी हों, और ये जो है दूसरों के साथ आर्गूमेंट करना पसंद करते हैं, उस टाइप के। सो अचीवमेंट क्या है, द नीड फॉर अचीवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विश टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क, सेट गोल्स, गेट फीडबैक ऑन लेवल ऑफ सक्सेस। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो किस टाइप के इंडिविजुअल लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं अचीवमेंट वाले, जिनको अचीवमेंट पाना पसंद है, वो क्या चाहेंगे कि उनको डिफ़िकल्ट टास्क मिले, उनको ऐसे प्रॉब्लम्स मिले कि वो उनको सॉल्व करे, तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़े। अब गेट फीडबैक ऑन लेवल ऑफ सक्सेस, वो अच्छे जो है फीडबैक पाना चाहते हैं अपनी सक्सेस पर। अब जो है एफिलिएशन वाले कैसे हैं, द नीड फॉर एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिज़ायर टू बिलोंग। ये लव एंड बिलोंगिंगनेस वाले पर्सन होते हैं, जो क्या चाहते हैं, टीम वर्क में काम करें। और टीम वर्क में काम करने का मतलब है उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हों और अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल ना हो।
अब पावर वाले क्या चाहते हैं, नीड ऑफ पावर, वो चाहते हैं कि वो सबको कंट्रोल करें, सबको खुद से इन्फ्लुएंस करें। नीड कैसे होती है उनकी, विन आर्ग्यूमेंट, अगर कोई उनसे बहस करे, आर्ग्यूमेंट करे, तो वो खुद से आगे किसी को ना जाने दें। ये होते हैं पावर, जिनको पावर से मोटिवेशन मिलता है। आ नीड टू परसुएड एंड प्रिवेल, जिनको पावर से मोटिवेशन मिलता है वो बस यही चाहेंगे कि कोई हमेशा जो लोग हैं उनके कंट्रोल में रहे, उनकी बात को सुने, उनसे आगे कोई निकले ही ना। और अचीवमेंट वाले क्या चाहते हैं, उनकी पहचान बने, उनका स्टेटस अच्छा हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करे या फिर मुश्किल टास्क को जो है उस पर वो काम करे। ये अचीवमेंट वाले चाहते हैं। और एफिलिएशन वाले हैं बिल्कुल रिलैक्स, वो एक तरीके से चाहते हैं टीम वर्क करे और अनसर्टेनिटी उनके काम में बिल्कुल ना हो। अब मोटिवेशन थ्योरी में एक थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में। अब थ्योरी एक्स जो है वो है नेगेटिव पॉइंट जिसमें आते हैं, और थ्योरी वाई है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। ये दी किसने थी, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो इम्प्लॉइज़ हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव पॉइंट वाले होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट वाले होते हैं। थ्योरी एक्स क्या कहती है, इम्प्लॉइज़ डिसलाइक वर्क, जो इम्प्लॉइज़ है ना वो काम करना पसंद ही नहीं करते, वो एक तरीके से आलसी हैं। और इम्प्लॉइज़ मस्ट बी कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, डराना धमकाना पड़ता है काम करवाने के लिए। इम्प्लॉइज़ अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन, इम्प्लॉइज़ को जो है वो क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से बचते हैं और उनको फॉर्मल डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको कोई अगर बोलेगा, उनके सिर पर डंडा लेकर खड़ा रहेगा, वो तभी अच्छा काम करेंगे, अदरवाइज वो अच्छा काम नहीं करेंगे। मोस्ट एम्प्लॉइज़ कंसीडर सिक्योरिटी, ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज़ वो क्या चाहते हैं, बस उनकी जॉब की सेफ्टी हो, बाकी फैक्टर चाहे कुछ भी हो। तो थ्योरी एक्स वाले कैसे हैं, सुस्त हैं, आलसी हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, चाहते कि कोई सिर पर डंडा लेकर खड़ा होगा तभी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और सिर्फ अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं। ये था थ्योरी ऑफ एक्स। अब थ्योरी ऑफ वाई क्या कहती है, एम्प्लॉइज़ लव वर्क एज प्ले और रेस्ट, कि जितना वो रेस्ट करना पसंद करते हैं उतना ही वो काम करना भी पसंद करते हैं। एम्प्लॉइज़ आर सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कमिटेड, सेल्फ मोटिवेटेड। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, जो खुद से काम करना पसंद करते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि कोई उनको आके बोलेगा तुम्हारा ये काम है तो तुम ही तभी वो काम को करेंगे। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको पता है कि कब उन्हें क्या काम करना है, वो अपने तरीके से उस काम को अच्छे से करते हैं। एम्प्लॉइज़ सीक एन एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जिम्मेवारी से बचते नहीं हैं, बल्कि वो जिम्मेदारियां लेना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। इनोवेटिव उनकी स्पिरिट होती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ नया काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उनकी जॉब सिक्योर हो गई तो अब वो सुस्त रहेंगे, काम को अच्छे से नहीं करेंगे। वो क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ जो है अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करे और इनोवेट करे। मोटिवेशन थ्योरी में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, जो किसने दी थी, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। अब नेक्स्ट क्या है, गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी, एडविन लोके ने दी थी। याद रखने के लिए गोल लॉक किया था किसने, एडविन ने, ऐसे भी याद रख सकते हो। गोल सेटिंग थ्योरी जो है एडविन लोके ने दी थी, जिन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो आपको अपनी लाइफ में पहले से ही गोल सेट कर लेना चाहिए। अगर अभी आप अपना एग्जांपल लो, अगर आपने गोल सेट किया था, अगर मान लीजिए किसी ने पहले से अपना गोल सेट किया हुआ था कि आपको जो है प्रोफेसर बनना है, तो उन्होंने तो क्या किया होगा, सबसे पहले आपने 12th की, उसके बाद आपने कॉमर्स से बीकॉम किया, फिर आपने एमकॉम की। अब उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करो, आप अच्छे से उसको क्वालिफाई करो। उसके बाद आप क्या सोचोगे कि या तो आप पीएचडी करो या आप जॉब करो। आपने अपना जो गोल सेट किया था कि आपको प्रोफेसर बनना है, इसके लिए आपने पहले से ही जो है सारे काम जो है स्टेप बाय स्टेप किए। आपने 12th की, कॉमर्स से की, फिर आपने बीकॉम एमकॉम किया, फिर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, यानी कि आपको पता था आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको कौन कौन से स्टेप और किस तरीके से करने हैं। सेम एडविन लोके ने यही बात बोली थी कि अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है तो आप अपने गोल सेट करके चलो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो स्पेसिफिक गोल फिक्स द नीड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता है आपका गोल क्या है तो आपको रिसोर्सेज का पता रहेगा, आपको एफर्ट्स का पता रहेगा कि आपको किस वे में अपने एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आपको ये पता है कि आपको प्रोफेसर बनना है,
आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको नेट JRF क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता कि उसको बनना क्या है तो वो क्या करेगा, इधर उधर मतलब कई तरीके के काम करेगा। अब मान लीजिए आपने सोच तो लिया कि आपको प्रोफेसर बनना है, लेकिन आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तैयारी आप SSC की कर रहे हो, बनना आपको प्रोफेसर है, तो रिसोर्सेज आपके क्या होने चाहिए कि आप नेट JRF को क्वालिफाई करो। आपको क्या है, अगर आपके स्पेसिफिक गोल है तो आपके रिसोर्सेज को भी फिक्स कर देंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाना है, आपको इस चीज़ में अपने एफर्ट्स लगाने हैं। जो इट्स इंक्रीज परफॉर्मेंस, आपको पता है कि आपके गोल क्या हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस भी उसमें एक तरीके से इंक्रीज़ करेगा। अगर आपको यही नहीं पता आपका गोल क्या है तो आप जो है अलग अलग काम करोगे। एक ये होता है कि हमारे दिमाग में अगर पहले से ही रोड मैप रेडी ना हो कि हमने करना क्या है, तो उसमें जो है प्रॉपर हमें वे नहीं मिलेगा कि हमें जाना कहाँ है। तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर पहले से हमने प्लानिंग की होगी, हमने पहले से गोल सेट किया होगा कि हमें लाइफ में करना क्या है। अब डिफ़िकल्ट गोल रिजल्ट हायर परफॉर्मेंस देन ईजी जॉब। अब ये क्या कहता है कि अगर आपको डिफ़िकल्ट गोल दिया जाए तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, बजाय किसके कि अगर आपने कोई आसान काम दिया जाए। वो कैसे, मान लीजिए आपने 12th किया, BCom किया, MCom किया, उसमें आपने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन अगर अभी आप नेट JRF को क्वालिफाई करोगे तो उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, और इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस उन सभी ईयर्स से ज़्यादा हाई रहेगी। तो अगर आप कोई एक मुश्किल टास्क जब करते हो ना तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत हाई रहती है, बजाय किसके जो काम करने आसान थे आपके लिए। अब बेटर फीडबैक ऑफ रिजल्ट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस दैन लैक ऑफ फीडबैक। अब देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसके लिए आपको कोई फीडबैक ही ना मिले कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कोई कमी है नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, एक तरीके से डिसअपॉइंट हो जाओगे। पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो करना बंद करो या कंटिन्यू रखो, एक कन्फ्यूज़न में रहोगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बेटर फीडबैक मिलना चाहिए। मान लीजिए अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि आप जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वैसे ही अपने मॉक टेस्ट दो। इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। मान लीजिए आप करते हो 50 अबव स्कोर करते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 60 टू 80 के बीच की जो परसेंटेज है वो आपको चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए। तो आपको क्या लगेगा कि यस, आपको अभी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यस, ये आपको एक तरीके से मोटिवेट करेगी इस काम को करने के लिए। लेकिन अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा अपने बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक ही नहीं मिल रहा, आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन के बिना फिर जो है आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे कम ही हो जाएगी। यहाँ पे गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि आपको फीडबैक जो है मिलना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर टू बेटर कर पाओ। नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन गोल हैज़ मिक्स्ड रिजल्ट। अब जो पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर सभी मिलके काम किया है तो रिजल्ट किसका होगा? सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का होगा। अगर आपको गोल सेट करते टाइम पूछा गया था, आपकी भी जो है कंसेंट ली गई थी या आपकी भी राय उसमें ली गई थी, एडवाइस ली गई थी, तो आप भी उस काम को बहुत अच्छे से करोगे क्योंकि उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था। तो यही बात इसमें बोली गई, पार्टिसिपेशन ऑफ सेटिंग गोल हाउएवर इंक्रीजेस एक्सेप्टेंस ऑफ गोल एंड इन्वॉल्वमेंट। गोल सेटिंग थ्योरी हैज़ आइडेंटिफाइड 2 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस विच गोल कमिटमेंट एंड सेल्फ एफिशिएंसी। अब गोल सेटिंग थ्योरी में मेनली 2 फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, गोल कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे आप क्या चाहते हो कि आपने खुद से ये कमिटमेंट किया कि मैंने जो है प्रोफेसर बनना है और मैंने नेट JRF करना है, लेकिन अब जो है सेल्फ एफिशिएंसी, आप काम ही नहीं करना चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो। एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना, आप हार्ड वर्क करो, आप अच्छे से पढ़ो, ये एफिशिएंसी अगर आप में है तो जो है ये दोनों फैक्टर आपको मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। ये गोल सेटिंग थ्योरी का मानना था, और ये दी किसने थी? एडविन लोके ने दी थी। अब नेक्स्ट क्या है, अल्डरफर ERG थ्योरी। ऐसे भी पूछा जाता है कि ERG थ्योरी के फाउंडर कौन है? अल्डरफर हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि जो मास्लो की थ्योरी है ना, वो एक तरीके से गलत पॉइंट बोलती है कि एक टाइम पर एक ही नीड आपको ऑपरेट करेगी, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पर आपको एक या एक से ज़्यादा नीड ऑपरेट करें। कैसे? उन्होंने बोला, अल्डरफर ऑल्सो डील विद फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन इफ़ अ हाई ऑर्डर नीड इज़ फ्रस्ट्रेटेड।
अगर आपकी कोई ऐसी नीड है जो हाई लेवल की है और आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, परेशान कर रही है, एन इंडिविजुअल सीक्स टू इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ लोअर ऑर्डर नीड, तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या सोचेगा कि अगर मेरे को उस टॉप लेवल की नीड को फुलफ़िल करना है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोअर लेवल वाली नीड को फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप चाहते हो कि आपको प्रोफेसर की जॉब मिले, उसके लिए आप पहले उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड तो हो कि आपको वो जॉब चाहिए, लेकिन ये चीज़ें भी तो सोचोगे ना कि उसके लिए आपको पहले जैसे कि नेट जेआरएफ करना पड़ेगा। अब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके लिए भी एक बेसिक क्राइटेरिया, अगर आप एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म ही भरते हो उसके लिए भी तो एक क्राइटेरिया है कि आपका जो है आप पोस्ट ग्रेजुएटेड होने चाहिए, अपीयर्ड होने चाहिए, अपीयरिंग होने चाहिए। तो ये चीज़ें भी, उसके बारे में भी आप सोचोगे। सेम यही बात उन्होंने बोली है कि ये किस में भी काम करता है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन में भी काम करता है। एक टाइम पर आपकी दो नीड जो है वो आपको मोटिवेट कर रही हैं, आपको प्रोफेसर बनना है, और दूसरी जो है लोअर लेवल वाली नीड क्या कहती है कि आपको नेट जेआरएफ भी करना है। तो ये चीज़ क्या है, अल्डरफर ने बोली थी, लेकिन मास्लो ने क्या बोला था, वन टाइम पर आपको सेम वाली ही नीड आपको सिर्फ मोटिवेट करेगी। वो चीज़ उनकी वहाँ पर गलत थी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने 3 फैक्टर एक तरीके से बताए थे जो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ के हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, एग्जिस्टेंस में मास्लो की 2 नीड्स आती हैं, वो कौन सी हैं, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। फिजियोलॉजिकल में कौन सी आती है, बिल्कुल बेसिक नीड आती हैं जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी आपकी किस में आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। अब सेफ्टी में क्या आएगा, आप पर्सनल सिक्योरिटी चाहते हो, सेफ्टी चाहते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, तो ये किस में, दोनों नीड्स किस में आ जाएंगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। अब रिलेटेडनेस में क्या आता है, सोशल एंड सेल्फ इस्टीम। अब जो हमने सोशल पढ़ा था इसमें क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। मतलब आप क्या चाहते हो कि आप को सभी प्यार करें, आपके साथ अच्छी फ्रेंड सर्कल हो सभी का, आपका अच्छा परिवार हो। सेल्फ इस्टीम में आप चाहते हो लोग आपको पहचाने, आपका स्टेटस अच्छा हो, आपकी रिकग्निशन हो, ये चीज़ें हम इसमें चाहते हैं, तो ये आएगा रिलेटेडनेस में। और 5th पर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, जो बाकी की नीड्स आपने फुलफ़िल कर ली, लेकिन आप जो लाइफ में रियल पहले बनना चाहते थे वो काम जो है अधूरा रह गया, वो आप नहीं कर पाए तब। तो इस लेवल पर आकर आप क्या सोचते हो कि आज मेरे पास सब कुछ है, अब मैं जो है ये काम कर सकता हूँ जो मैं उस टाइम पर किसी वजह से नहीं कर पाया था। अब इसमें पर्सनल ग्रोथ आ सकती है। मान लीजिए कि आप फोटोग्राफर बनना है, सबके अलग तरीके के ड्रीम होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल रीज़न मान लीजिए या कुछ भी रीज़न मान लीजिए, हम लाइफ में कुछ और फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन हम करना कुछ और चाहते थे। आज के टाइम में फिर आपकी 4 नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तो अब आप 5th वाले नीड्स में क्या चाहोगे कि जो मैंने तब नहीं किया था अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसके लिए अब मैं एबल हूँ, मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं इस नीड को फुलफ़िल कर पाऊँ, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। ये है टॉप लेवल की नीड। और जिसको किस तरीके से रिलेट किया गया है, एग्जिस्टेंस में आती हैं मास्लो की 2 नीड, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। सेकंड रिलेटेडनेस में आती हैं सोशल एंड सेल्फ इस्टीम। एंड जो ग्रोथ है, ग्रोथ वाली में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो मास्लो थे उन्होंने बोला था कि ये जो पिरामिड है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है। पहले फर्स्ट लेवल वाली नीड आएगी, तभी सेकंड वाली की तरफ मूव करेगा। कोई मोटिवेशन अगर चाहिए तो फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, फिर 5th, ऐसे ही होगा। लेकिन जो अल्डरफर है उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, एक टाइम पर एक से ज़्यादा नीड आपको मोटिवेट कर सकती हैं। सो अभी जो है इतनी ही, इसमें एक जो है प्रेजेंटेशन रह गई थी, वो थी रीएनफोर्समेंट थ्योरी, जो फर्स्ट में गिवन तो थी लेकिन इसमें आई नहीं है PDF, सॉरी। वो मैं बता देती हूँ। रीएनफोर्समेंट थ्योरी BF स्किनर ने दी थी, और उसमें है क्या, रीएनफोर्समेंट थ्योरी में ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कैरेट एंड स्टिक वाली थ्योरी है। और ये कैसे काम करती है, अगर एम्प्लॉइज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कहती है रीएनफोर्समेंट थ्योरी, जो दी किसने थी, BF स्किनर ने। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मोटिवेशनल थ्योरीज़ के हर एक पॉइंट को डिस्कस करूं, और इसमें से कोई भी एक भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो अभी तक एग्ज़ाम में ना पूछी गई हो। हर बार ये टॉपिक्स जो हैं ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ये जो है मैंने अपनी तरफ से पूरी करवा दी। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।